हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप्स। सो आज की हमारी जो क्लास है सीयूईटी ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। राइट, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़? इसकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों ने क्लास की होगी, और उसमें कुछ मैंने आपके साथ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। राइट, चलो शुरू कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक गतिविधियां जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेमली प्राइमरली सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी एंड रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग द यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। सी, जितनी भी प्रकार की गतिविधि होती हैं या सभी आर्थिक गतिविधियां जिन्हें प्राथमिक गतिविधि बोलते हैं, द्वितीयक गतिविधि या तृतीयक यानी कि टर्सरी एक्टिविटीज, और क्वार्टनरी यानी कि चतुर्थक गतिविधि बोलते हैं, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने का और उनका उपयोग करने के इर्द गिर्द घूमती है, उनके आसपास घूमती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हम देखेंगे, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं, जो द्वितीयक गतिविधियां होती हैं, ये ऐड वैल्यूज टू नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनमें वैल्यू ऐड करते हैं। किसके द्वारा, किस तरीके से? बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, राइट, जो कच्चे पदार्थ होते हैं या जो रॉ मटेरियल होते हैं, उनको वैल्यूबल यानी कि कीमती उत्पादों में परिवर्तित करके सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं? वैल्यू का काम करती हैं, वैल्यू एडिशन का काम करती हैं। जैसे कॉटन इन द बॉल हैज़ लिमिटेड यूज बट आफ्टर इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू यार्न, यानी कि जो कॉटन बॉल होती है, जब कॉटन, जैसे कि जब खेती की जाती है कॉटन की, राइट, तो कपास की जब खेती करते हैं और जब पेड़ पर कॉटन होता है तो उसके लिमिटेड यूज होते हैं। बट जैसे ही उस कॉटन का धागा बनता है एक बार, उसके बहुत सारे वो टेक्सटाइल में यूज होता है, अलग अलग तरीके के कपड़े उससे बन सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को मिला करके। एंड बट आफ्टर इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यार्न बिकेम मोर वैल्यूएबल, ये ज़्यादा कीमती बन जाता है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, आयरन और कैन नॉट बी यूज्ड। राइट, दूसरी बात क्या है? जैसे कि आयरन और कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि जो आयरन और होता है, कच्चा जो लोहा होता है, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट माइन से निकाला यानी कि माइनिंग हुई, और माइनिंग से जो लौह अयस्क होता है, आयरन और, राइट, लौह अयस्क, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील, और जैसे ही आयरन ओर से एक बार स्टील बनता है, इट गेट इट्स वैल्यू। तो आपको इससे पता चलेगा कि कितने तरीके के प्रोडक्ट्स, बर्तन बन सकते हैं, और भी अलग तरीके के, अलग अलग तरीके से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी वैल्यूएबल मशीन टूल्स एटसेट्रा। राइट, अब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, विनिर्माण की बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, विनिर्माण क्या है। सो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicates computer components and the space vehicle। right, यानी कि निर्माण में जो हस्तशिल्प से लेकर लोहे और स्टील की ढलाई और प्लास्टिक के खिलौने को आकार देना, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि एक जैसे आयरन ओर है, माइनिंग की, उसकी निकाला तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही एक बार वो स्टील में यूज हुआ, उसके बर्तन बन सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में काम हो सकता है, उसके खिलौने बन सकते हैं, है ना। अब हम डेली अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टील से बनते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं उनसे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, in each of these process the common characteristics are the application of power, mass production of identical products, and specialized labor in factory setting for the production of standardized commodities। यानी कि इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया में, जो भी प्रक्रिया इसमें होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो या जब कोई रॉ मटेरियल होता है, कोई कच्चा पदार्थ होता है, और उसको जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये सामान्य विशेषताएं हैं, और शक्ति का उपयोग समान उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।
तथा मानकीकृत वस्तुओं के उत्पादन के लिए कारखाना व्यवस्था में विशिष्ट श्रम किया जाता है इसके लिए, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो द्वितीयक गतिविधियाँ होती हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। क्या विशेषताएं होती हैं इनकी? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल, यानी कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी मॉडर्न टू लार्ज स्केल पर क्या विशेषता है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसको देखें। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि स्किल उत्पादन के तरीकों का विशेषीकरण होता है। जैसे कोई स्किल होती है, किसी भी स्किल को किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है और उसका अपना एक तरीका होता है, उसका अपना एक टाइप होता है। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की विशेषता है। दूसरी बात क्या है? अंडर द क्राफ्ट method factories produced only a few piece and which are the made to order, so all cost are high। यानी कि इसी वजह से क्या होता है, इसके जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी कच्चा पदार्थ, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि उनके जो प्राइस होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, उनके रेट बढ़ जाते हैं, है ना। ये उसकी वजह होती है। एंड ऑन द अदर हैंड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज parts by each worker performing only one task repeatedly। दूसरी ओर क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रत्येक श्रमिक द्वारा बार बार केवल एक ही कार्य करके बड़ी मात्रा में जो मानकीकृत भाग होते हैं उनका उत्पादन शामिल होता है। स्टैंडर्डाइज पार्ट्स किसका? वर्कर परफॉर्मिंग का इसमें शामिल होता है, और ये रिपीटेडली होता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार हुआ फिर नहीं होगा, लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है। आगे जान लेते हैं मैकेनाइजेशन। मशीनीकरण क्या है इसका? मैकेनाइजेशन कैसे होता है? मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क, यानी कि मशीनीकरण का मतलब ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करना जो काम पूरा करते हैं। मशीनीकरण का सीधा सा मतलब है कि ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करना जो कि काम पूरा करते हैं, राइट। उनको हम यहाँ पर देखते हैं। देखो अभी की जो लाइफ है ना, उसमें आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इवन डेली हमारी जो रोज़मर्रा का जीवन होता है उसमें भी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बिना मशीनों के होती हो। आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप जहाँ पर भी जाते हैं, कि आप बिना गाड़ी, बिना बस या किसी इस तरीके से जाते हैं, राइट। कुछ ना कुछ हम ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? वो भी मशीन ही है। मशीन का प्रयोग, मशीन का सीधा सा मतलब है इस प्रकार के, इस तरीके के किसी गैजेट का इस्तेमाल करना जो आपके काम को पूरा करता हो, आपके काम को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता हो, उसको हम मशीन बोलते हैं, ठीक है। एंड थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सोचने के दौरान ही क्या होता है, इट इज़ एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, यानी मशीनीकरण का ये एक उन्नत चरण होता है। स्वचालन मशीनीकरण का एक उन्नत चरण होता है। जैसे आपने सुना होगा कि टेस्ला की जो गाड़ियाँ आई हैं वो ड्राइविंग लेस, यानी कि ड्राइवर लेस हैं, उसमें ड्राइवर का कोई काम नहीं है। वैसे ही पहले गाड़ियाँ कैसी मैनुअल होती थी, अभी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आने लगी हैं, उनमें बहुत सारी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सो ये क्या है, ये मशीनीकरण का एक उन्नत चरण है, यानी कि मशीनीकरण हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, बट वो बहुत ही एडवांस लेवल पर अब जा चुका है। उसी तरीके से आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने एक बार कोई चीज़ उसमें सर्च की, किसी भी तरीके से कोई भी एक छोटी सी चीज़ सर्च की, फिर आप देखेंगे उसी से रिलेटेड आपको गूगल, यूट्यूब पे सारे एड्स उसी से रिलेटेड आएंगे, है ना। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको पता चल गया आपकी नीड के बारे में कि आप सर्च क्या करते हैं, उसी तरीके का कंटेंट, ऐड, इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन पर फिर वही अपडेट होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विद फीडबैक एंड क्लोज लो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक हैव स्प्रोज अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि फीडबैक और क्लोज्ड लूप कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली वाली ये स्वचालित फैक्ट्रियां हैं जहां मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जाता है, और ऐसा दुनिया भर में आई हैं। एक तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा बहुत सारे रोबोट्स के इंटरव्यू होते हैं, है ना। और जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल फ़ोन का आपका एग्जांपल दिया, तो बहुत ही ये ऐसा है, हमारे आम जीवन में यूज होने वाला गैजेट है और मोस्टली सबके पास होता है।
यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, आप मान लो आपने एक बार खाना ऑर्डर किया, आप देखेंगे आपको खाने ज़ोमैटो से, स्विगी से, यहीं से आपको ऑर्डर मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है? यहाँ से क्या होंगे फिर? आपको ऐड आना शुरू हो जाएँगे। अब हम यहाँ देखेंगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है? तकनीकी नवाचार क्या है? तकनीकी का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन वो एडवांस लेवल पर हो रहा है, उसमें नई-नई चीज़ें आ रही हैं। क्या नई-नई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि technological innovations through researchers and development strategy are an important aspects of modern manufacturing for quality control, eliminating waste and inefficiency and combating pollution, right? यानी कि जो तकनीकी नवाचार है यहाँ पर रिसर्च होती है, अनुसंधान विकास जिसको बोलते हैं R&D, राइट? R&D इसको बोलते हैं। रणनीति के माध्यम से तकनीकी नवाचार, गुणवत्ता में नियंत्रण, अपशिष्ट और अकुशलता को खत्म करने और प्रदूषण से निपटने के लिए, पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या होता है? आधुनिक विनिर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है ये। आधुनिक विनिर्माण का यानी कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, महत्वपूर्ण पहलू है। इन चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटिफिकेशन? सो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड, यानी कि जो आधुनिक विनिर्माण है इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इसमें तकनीकी का, उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी में नवाचार किया जाता है, बहुत एडवांस लेवल पर चीज़ों को शामिल किया जाता है, मशीनीकरण को शामिल किया जाता है ना? इस तरीके से क्या होता है, जो अभी का मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसको ऑर्गेनाइजेशनल वे में, संरचनात्मक वे में स्तरीकरण उसका किया गया है और इसकी विशेषताओं को हम यहाँ पर देखेंगे क्या है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, एक जटिल मशीन प्रौद्योगिकी, ये इसकी विशेषता है, राइट? दूसरी चीज, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद द लो एफर्ट्स एंड द लो कॉस्ट, यानी कि कम प्रयास और कम लागत के साथ अधिक माल का उत्पादन करने के लिए अत्यधिक विशेषज्ञता और श्रम का विभाजन। कॉस्ट कम लगे, राइट? यानी कि लागत कम लगे, एफर्ट्स कम लगें, श्रमिक कम लगें और उत्पादन ज़्यादा हो, फ़ायदा ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। इंटेंसिटी, जैसे लेबर इंटेंसिटी कम होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे जैसे कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पर क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव आपके बिजनेस होते हैं, ठीक है? और लेबर इंटेंसिटी वहाँ पर क्या होती है? कम होती है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती कि भर भर के लोग चाहिए होते हैं आपको, राइट? एंड वास्ट कैपिटल, अब इसमें क्या आता है, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव ये होता है, कैपिटल ज़्यादा लगेगा क्योंकि तकनीकी में जब आप नवाचार करोगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपको यहाँ पर धन की, मनी की ज़रूरत होती है। एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संगठन एक बड़े स्तर पर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, दूसरी चीज़ कार्यकारी नौकरशाही होनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बिल्कुल सॉलिड तरीके से, सॉलिड वे में यहाँ पर होना चाहिए। ये बात यहाँ पर की जा रही है। आगे देख लेते हैं। एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू मार्केट का मतलब क्या है? बाजार तक पहुँच। इससे क्या बेनिफिट हो सकता है कि बाजार तक पहुंच अच्छी हो। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स also have purchasing power, ability to purchase, to be able to purchase from sellers at a place। यानी कि बाजार का अर्थ ऐसे लोग जिनकी इन वस्तुओं की मांग, बाजार का अर्थ है ऐसे लोग जिनका इन वस्तुओं की मांग है और जिनके पास विक्रेताओं से एक स्थान से खरीद करने की जो क्रय शक्ति है वो भी है, राइट? दूसरी बात, कुछ लोगों के रहने के दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे बाजार होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे गांव होता है, रूरल एरिया होता है, मान लो ग्रामीण क्षेत्र है ना, एक गांव है कहीं पर, ग्रामीण क्षेत्र है, और उससे लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में क्या होता है, एक टाउन होता है, राइट? टाउन होता है और वहाँ पर क्या लगता है, मार्केट लगती है, बाजार लगता है। सो ये क्या होता है, इन लोगों को यहाँ पर एक्सेस कराई जाती है, बाजार तक पहुँच होना आवश्यक होता है। अब यहाँ हम देखेंगे एक्सेस टू रॉ मटेरियल। एक्सेस टू रॉ मटेरियल की आवश्यकता क्यों होती है, क्या आवश्यकता है एक्सेस टू रॉ मटेरियल की? सो
रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि उद्योगों के द्वारा जो भी उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल होता है, जो इंडस्ट्रियों में कच्चा माल का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि परिवहन अच्छा हो, रोड अच्छे हों। दूसरी बात, परिवहन के जो साधन हैं वो भी कम होने चाहिए यहाँ पर। एंड industries based on cheap, bulky, weight losing material or are located close to source of raw materials such as steel, sugar and cement industry, right? यानी कि सस्ते, भारी और कम वजन वाले जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे कि अयस्क होता है, इन पर आधारित जो उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के स्रोत के करीबी होते हैं, राइट? एक्चुअली होता क्या है कि जो फुट लॉस इंडस्ट्री होती है, यानी कि कुछ जो वेट लॉस इंडस्ट्री होती है, जिनमें कि कच्चा माल ऐसा होता है, अगर मान लो 2-3 दिन तक रह जाए तो उसका वेट कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ पर ये कच्चा माल पाया जाता है, बेसिकली इंडस्ट्री उसी एरिया में लगती हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना जिस क्षेत्र में होता है, एक्चुअली चीनी मिल उसी क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि अगर उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत ज़्यादा दिन तक रखा जाएगा तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे, है ना, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस आधार पर क्या होता है कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल ये कहाँ होना चाहिए, इंडस्ट्री के नज़दीक ही होना चाहिए। डिपेंड करता है कि कोई उद्योग धंधा या कोई इंडस्ट्री किस प्रकार की है। एंड यहाँ आप देखेंगे पर्शेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। कच्चे माल के स्रोत के करीब स्थित होने के लिए उद्योग का खराब होना एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर मान लो कोई ऐसा है, जैसे कि अभी हमने गन्ने का एग्जाम्पल दिया, अगर कच्चा माल जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है और अगर वहाँ पर उद्योग धंधा उससे संबंधित नहीं है, और विशेष तौर पर अगर ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि आपने अगर 2-4-6 दिन रखा तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, या फिर उसका जो वेट है वो कम होने लगता है या बढ़ने लगता है, ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, उद्योग धंधे का, फैक्ट्री का कच्चे माल के स्रोत के नज़दीक होना आवश्यक होता है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, यानी कि लेबर की सप्लाई होना भी यहाँ जरूरी होता है, श्रम आपूर्ति जरूरी होता है। क्या है ये, लेबर सप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि श्रम आपूर्ति जो होती है वो उद्योगों के स्थान में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मान लो आपने इंडस्ट्री लगा दी, कोई फैक्ट्री लगा दी, अब वहाँ पे लोग ही नहीं है काम करने वाले, श्रमिक ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर कैसे होगा, कैसे काम चलेगा? तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र में, जहाँ पर भी कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, वहाँ पर श्रमिकों की आपूर्ति होना आवश्यक है, श्रमिकों की पहुँच होना आवश्यक है। आपको लेबर मिलना चाहिए कि लेबर, और उसमें भी फिर आप देखेंगे कि लेबर आपको बहुत महंगी ना मिले, राइट? ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर्ड स्टिल स्किल्ड लेबर। और एक चीज़ और है यहाँ पर, सभी प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं या सभी प्रकार के जो भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उनमें आवश्यक नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की, आपको वहाँ पर भी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, राइट? इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर, यानी कि बढ़ते मशीनीकरण, स्वचालन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन ने क्या किया है, उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। उद्योगों की जो श्रमिकों पर निर्भरता है उसको क्या किया है, कम कर दिया है। जैसे कि अब ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटेड आ रही हैं तो लोगों की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग जब यहाँ पर हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो भी यहाँ पर क्या होगा, श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि श्रमिकों को, लेबर को का जो पार्टिसिपेशन है टेक्नोलॉजी के आने से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट से, वो यहाँ पर कम हो रहा है, राइट? इसीलिए आपने देखा होगा, पहले सुना कि जॉब बहुत ज़्यादा जाने लगी है अभी लोगों की, क्योंकि टेक्नोलॉजी लोगों का यहाँ पर जगह लेने लगी है और उनका काम करना शुरू बहुत फास्टली करता है, राइट? आगे देखते हैं इसको हम लोग। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोतों तक पहुँच, इसका क्या रोल है, ऊर्जा के स्रोतों तक पहुँच? सो इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ द एनर्जी सप्लाई सच एज एल्युमिनियम इंडस्ट्री, यानी कि अधिक बिजली का उपयोग करने वाले
उद्योग ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत के करीब स्थित हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग होते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी पहले कोयला जो होता था वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता था, ठीक है। एंड टुडे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैनी इंडस्ट्री। पहले कौन सा होता था? पहले कोयला होता था एनर्जी का मुख्य स्रोत, लेकिन अभी कौन सा है? अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी बिजली जो है वो पानी से बनाई जा रही है। दूसरी चीज़ पेट्रोलियम से बनाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं अभी इसके लिए, इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के लिए, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेस, यानी अलग अलग तरीके की जगहों पर जो फुटलूज इंडस्ट्री होती है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसको स्थित किया जा सकता है। जैसे कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। जो फुटलूज इंडस्ट्री होती है ये किसी प्रकार के जैसे वेट लूज या किसी भी तरीके के दूसरे मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये क्या होता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि इससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ मिलना आवश्यक है या लेबर वहाँ मिलना आवश्यक है। एंड दे लार्जली डिपेंडेंट कंपोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। इन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है और कहीं पर भी फुटलूज इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक है। ओके, so they produce in a small quantity and also employ a small labor force। कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और छोटे बल श्रम को भी ये रोजगार देते हैं। कौन से इंडस्ट्री? जो फुटलूज इंडस्ट्री होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर दीज आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जो फुटलूज इंडस्ट्री हैं ये पॉल्यूटिंग, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। सो ये भी ध्यान देना है आपको, ये भी ध्यान देना है आपको कि जो फुटलूज आपसे एग्जाम है, देखो जब सीयूईटी का एग्जाम होता है ना, आपने अगर पिछले सालों के पेपर देखे होंगे तो इसी तरीके के सवाल वहाँ पूछे जाते हैं कि जो फुटलूज इंडस्ट्री है क्या ये प्रदूषण को बढ़ावा देता है? तो नहीं, प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है। फुटलूज इंडस्ट्री क्या उसके लिए स्थापित होने के लिए कच्चे माल का नज़दीकी होना आवश्यक है? तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़, जो फुटलूज इंडस्ट्री है वो किसी भी स्थान पर कहीं पर भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लेबर या फिर इसके लिए यहाँ मतलब कुछ विशेष कारकों का होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी जगह पर स्थापित की जा सकती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर होना आवश्यक है, और वो चीज़ कौन सी है? वो है यहाँ पर रोड नेटवर्क का होना ज़रूरी है, यानी रोड नेटवर्क का होना यहाँ पर ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज कोई चीज़ यहाँ आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। घरेलू उद्योग और कुटीर विनिर्माण क्या है? ये घरेलू उद्योग और कुटीर विनिर्माण, इसका जान लेते हैं। सबसे पहले फिर हम यहाँ पर जानेंगे विनिर्माण के बारे में। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होते हैं या जो कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग की सबसे छोटी इकाई होती हैं, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री व्यक्तिगत स्तर पर भी शुरू की जा सकती है, या फिर एक कॉर्पोरेट, एक सहकारी बना करके, यानी कि लोगों के द्वारा ग्रुप बना करके भी किया जा सकता है। और आपको पता है कॉटेज इंडस्ट्री की बात और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात डीपीएसपी में भी की गई है। किसने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने की थी, राइट। महात्मा गांधी जी ने पॉलिटी में डीपीएसपी में भी इनकी बात की गई है, ताकि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी आय बढ़ सके, उनकी इनकम बढ़ सके। और उसमें बोला गया है कि या तो व्यक्तिगत स्तर पर इंडिविजुअली आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक लोगों का ग्रुप बना करके भी आप ये काम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोला गया है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके आगे हम देख लेते हैं एंड simple tool to produce everywhere goods in their home with the help of their family members or the part time labor। अब देखो एक चीज और, द आर्टिशियन यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स। जो कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, इनमें क्या होता है कि छोटे छोटे टूल्स के द्वारा और बहुत ही साधारण मटेरियल के द्वारा भी
अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, या फिर एक दो लोग आपने मान लो हायर कर लिया अपने असिस्टेंस के लिए और आपने उनको रखा, उसके द्वारा भी आप इनको प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे घर के सजावट के सामान आप बेच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री में आती हैं, यानी कि बैग वगैरह होते हैं, है ना। और आगे देख लेते हैं, फिनिश्ड product may be for consumption in the same household or for sale in local village market for the better। और कई बार क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कई बार तो घर के उसमें ही यूज हो जाता है, कई बार क्या होता है कि उसको बाहर भी बेचा जाता है ना, कि मार्केट में ले जाके आपने बेच दिया। जैसे कि पंखे, हैंड फैन बनाते हैं, घर की सजावट का सामान बनाते हैं, बहुत सारे सामान इसके अंतर्गत आते हैं, बनते हैं, राइट। तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लघु पैमाने पर विनिर्माण। क्या है ये लघु पैमाने पर विनिर्माण? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउसहोल्ड इंडस्ट्री बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, अ वर्कशॉप आउटसाइड होम, cottage of the producer. This type of manufacturing uses local raw material। यानी कि लघु पैमाने पर विनिर्माण को इसकी उत्पादन तकनीकी, इसके विनिर्माण के स्थान, उत्पादक, झोपड़ी के बाहर एक कार्यशाला यानी कि एक वर्कशॉप बनाना, या फिर घरेलू उद्योगों से इसको अलग किया जाता है। एंड इस प्रकार विनिर्माण में स्थानीय कच्चे माल का भी उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स, रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? सो एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट। कृषि प्रसंस्करण में खेत और खेत से कच्चे माल को ग्रामीण और शहरी बाजारों के लिए उत्पादों में संसाधित करना शामिल है। एंड मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो मुख्य एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, आर फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूस, बेवरेज, है ना, जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ होता है, स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, रबर। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक घरेलू स्तर पर बना सकते हैं। जैसे अचार बना करके बेचना, उससे क्या होगा कि आय में बढ़ोतरी होगी, है ना। महिलाएं ऐसे काम घर में कर सकती हैं। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स या रॉ मटेरियल या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। आप अचार बना सकते हैं, आप चीनी, गुड़, फ्रूट्स, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स, कुछ बेवरेज, नाश्ता बना करके बेचना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, की जाती हैं। आगे बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, प्रोड्यूस्ड क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड द confectionery, while some preserving techniques such as drying and the fermenting and the pickling have known since the ancient time। ठीक है, and these had limited application to cater the pre-industrial revolution demand। ये औद्योगिक क्रांति से पहले की मांगों को पूरा करने के लिए इनका सीमित अनुप्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी बात, एग्री बिजनेस इज ए कमर्शियल फार्मिंग। किस तरीके से जो कृषि व्यवसाय है, एक वाणिज्यिक खेती भी इससे हो सकती है। क्या है ये? ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, often financed by business whose main interest lies outside agriculture। For example, large corporation, tea plantation business and agri-business farms are mechanized, large in size, highly structured होता है and reliant on chemical, and they may be described as एग्रो फैक्ट्रीज। जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, जो कृषि औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, व्यावसायिक स्तर पर की जाती है, उसका जो फाइनेंस होता है, उसका जो वित्त पोषण होता है, वो अक्सर ऐसे व्यवसायों द्वारा किया जाता है जिनका जो मुख्य हित है वो कृषि से बाहर है, राइट। उदाहरण के लिए चाय बागान व्यवसाय में बड़ी कंपनियां, कृषि व्यवसाय फार्म मशीनीकरण, आकार में बड़े अत्यधिक संरचित रसायनों पर निर्भर होते हैं और इन्हें कृषि कारखानों के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आते हैं हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। आज की जो क्लास है हमारी, उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रेगुलर क्लास करो और देखो मैं MCQs भी आपको डिस्कस कराती हूँ, तो उन्हें भी आप लोग सॉल्व किया करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।